Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to welcome you all to our Showbie 10x program. So आज मैं आप लोगों की सारी confusions दूर करूंगी कि Showbie 10x exactly है क्या and वो आप सबको क्या offer करता है. So basically Showbie 10x program जो है ना ये digital marketing courses offer कर रहा है online. ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वेब 3 के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करके अपनी इनकम को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो. आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो गाइड करते हैं. ठीक है, आपको सारी की सारी टीचिंग्स दे रहे हैं, आपके क्विजेस हो रहे हैं, आपको कोर्स कंप्लीट करने के एंड पे एक ई सर्टिफिकेट मिल रहा है जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पाथ को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने इनकम ब्रैकेट को इंक्रीज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो. Now, as I've told you कि Shobhi 10x is offering digital marketing courses, तो ये digital marketing courses जो हैं वो entirely Web3 era के ऊपर based हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप लोगों में से जो कि रिलक्टेंट होंगे इस कोर्स की तरफ आते हुए, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि दिस कोर्स इज नॉट फॉर देम जस्ट बिकॉज उनको Web 3 के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या उनको लगेगा कि ये हाई लेवल कोर्स है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. ये कोर्स बहुत ही बिगनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल वाला कोर्स है. एंड Web 3 कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ये कोई इस तरह का कोर्स नहीं है जो आपको पहले से पता हो, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तब आप Shobhi 10x का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले सकते हो. Web 3 बेसिकली इंटरनेट की एवोल्यूशन है. इसको हम डिटेल में अगर आपको मैं बताऊंगी Web 3 के बारे में. एंड इफ वी स्टार्ट तो वी शुड नो कि Web 3 बेसिकली, लाइक आई हैव सेड, इज द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट. कि इंटरनेट की ग्रोथ, इंटरनेट डायरेक्टली Web 3 से नहीं स्टार्ट हुआ. ठीक है, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरा है, यानी कि पहले Web 1 था, फिर Web 2, उसके बाद जाके आज जो है वो Web 3 की बात हो रही है, आफ्टर द एवोल्यूशन फ्रॉम Web 1 एंड Web 2. और अब जाके Web 3 इतना ज्यादा हाइप्ड अप है कि इट इज बीइंग कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट. तो बिफोर वी डिस्कस इन डिटेल कि Web 3 एग्जैक्टली क्या है, हम लोग Web 1 के बारे में और Web 2 के बारे में बात कर लेते हैं. पहली स्टेज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, वाज Web 1. Web 1 जो है ना, इट वाज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो रीड ऑनली वेब था. यानी कि होता क्या था, क्या आप जो है डिफरेंट वेबसाइट्स बनी होती थी जिसके ऊपर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है ना वो अपलोड हुई होती थी. तो यूजर्स का एट मोस्ट जो काम होता था वो ये होता था कि वो इंटरनेट जब खोलते थे तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो उसको सर्च करते थे इन द सर्च बार, एंड इंफॉर्मेशन पढ़ लेते थे जो भी रिक्वायर्ड होती थी. एंड आफ्टर दे गेन दैट इंफॉर्मेशन, दैट वाज द एंडिंग पॉइंट. उसके बाद तो कोई उसके आगे कुछ नहीं हो रहा होता था. ठीक है, ये नहीं होता था कि यूजर्स की इंटरेक्शन हो रही है, बहुत लिमिटेड सी इंटरेक्शन थी. बस बड़ा जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है, आपने इंटरनेट खोला, जो काम था वो आपको मिला, आपने इंफॉर्मेशन दी और बस इंटरनेट बंद. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यूजर इंटरेक्शन थी नहीं, ये यूजर इंटरेक्शन फिर Web 2 लाया. Web 2 से क्या हुआ कि Web 2 ने डिफरेंट जो सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो इंटरैक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो इंटरनेट में ऐड किए. यानी कि इंटरनेट अब सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली वेब नहीं रह गया था, उसके अंदर डिफरेंट एप्स वगैरह आ गई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, जैसे कि शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स. अगर मैं कोई नाम लूँ तो जैसे दराज है, अलीबाबा है, OLX है, इस तरह के डिफरेंट शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए थे. फिर मोर ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, जैसे कि इंस्टाग्राम जो सबका आजकल फेवरेट है, फिर यूट्यूब होता था, ट्विटर होता था. इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए थे और इनने इंटरैक्टिव एलिमेंट ऐसे ऐड किया कि आप लोग जो है अब इंटरैक्ट कर रहे थे एक दूसरे से, यूजर्स का इंटरैक्शन हो रहा था. जैसे अगर कोई यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर जो है वो वीडियो अपलोड करता था, तो एज अ व्यूअर अगर मैं उसकी वीडियो देख रही हूँ तो मैं उसकी वीडियो पे कोई कमेंट कर सकती हूँ. एंड फिर उस कमेंट को आगे फर्दर डिफरेंट लोग जो वीडियो देखने आए हुए हैं, जो कमेंट सेक्शन में आए हैं, वो पढ़ के उसका रिप्लाई कर सकते हैं. जिसने वीडियो अपलोड किया, कंटेंट क्रिएटर है, वो खुद उसका रिप्लाई कर सकता था. ठीक है, यानी कि Web 2 से बेसिकली यूजर्स को ये हेल्प मिली थी कि वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कंटेंट जो भी है वो क्रिएट करके उसे शेयर करें और दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने आइडियाज जो है वो बेसिकली ग्लोबली शेयर कर सकें. ठीक है,
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो वेब 2 के एरा में ही हैं, क्योंकि हम लोग यही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह यूज कर रहे हैं, हम इसी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वेब 3 क्या ऐसी चीज लेके आया है, क्या ऐसा नया आइडिया लाया है जो वेब 3 की बात हो रही है हर जगह, जहां देखो वेब 3 आ रहा है इंटरनेट पे, इतनी वाह वाह वेब 3 की है, तो ऐसा क्यों है? मतलब वेब 2 और वेब 3 में क्या डिफरेंस है? क्या ऐसा वेब 3 में है जो वेब 2 में नहीं है, जिसकी वजह से वेब 3 इतना फेमस हो गया? ये सवाल आप सबके जहन में आ रहा होगा। तो इसका जवाब ये है कि वेब 3 ना बेसिकली आप लोगों को मैं ऐसे बता देती हूँ कि वेब 2 और वेब 3 का अगर डिफरेंस पहले हम डिस्कस कर लें, तो वो ये होगा कि वेब 2 में ना बेसिकली कोई थर्ड पार्टी, जिसको हम इंटरमीडियरी कहते हैं, वो इन्वॉल्व होती थी, जिसका बेसिकली सारा का सारा कंट्रोल होता था ओवर ऑल ऑफ द डाटा। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग गूगल को ले लो आप लोग एग्जांपल में, कि गूगल के पास ना, जस्ट फॉर अ फन फैक्ट, 86% ऑफ दी सर्चेज हैं जो कंट्रोल गूगल खुद कर रहा है। यानी कि जब आप इंटरनेट खोल रहे हो ना कुछ सर्च करने के लिए, तो वो आपका डायरेक्ट सर्च नहीं हो रहा, वो थ्रू गूगल हो रहा है। गूगल इज एक्टिंग एज अ मिडिल मैन, एज अ थर्ड पार्टी। बट वेब 3 में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ये डिफरेंस है जो वेब 3 को स्पेशल बना रहा है, कि वेब 3 में आपका बेसिकली सोलली कंट्रोल है। वेब 2 में आप सेंट्रल प्लेटफॉर्म्स गूगल जैसे या फेसबुक जैसे उनके थ्रू सारा कम्युनिकेशन कर रहे थे, यूजर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। वेब 3 आपको ज्यादा फ्रीडम दे रहा है, ज्यादा एक्सपोजर दे रहा है। वेब 3 आपको अलाउ कर रहा है कि यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप लोग के पास सारी अथॉरिटी हो, आपके पास सारा राइट हो, आपके पास सारी ओनरशिप। ठीक है, आप सारा अब काम करो, आप डिसीजन लो कि आपने कौन सा काम कैसे करना है। ठीक है, मतलब कि कौन सी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन किसी और को शेयर करनी है कि अगला बंदा पढ़ सके, किस इंफॉर्मेशन में एडिटिंग करनी है, किस में नहीं करनी, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है उसमें दूसरे को अलाउ करना है कि वो कुछ अमेंडमेंट्स कर सके, टैंपर कर सके आपके डाटा के साथ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, देयर आर 3 टर्म्स, जो कि ये मैंने आपको लेमैन टर्म्स में ना मतलब बता दिया कि बेसिकली आपके पास डाटा की ओनरशिप होती है, आप ओनर हो, आपके पास अथॉरिटी है, आपकी मर्जी है कि आप अपना डाटा कैसे डील करो। मतलब जितना भी डाटा आपका है वो सिर्फ सोलली आपका है, उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है, कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती थर्ड पार्टी कि हम हम अगर आपने अपना डेटा के साथ कुछ भी अमेंडमेंट करनी है तो हमारा अप्रूवल होना चाहिए है, कंसेंट होना चाहिए, ये वाला काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने किसी बाहर जाके किसी को बड़ी फैंसी शमैंसी सी टर्म्स में बताना है कि वेब 3 क्या है, तो 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। पहली टर्म है डिसेंट्रलाइजेशन। इसको तो भाई अपने साथ बांध के रख लो, याद कर लो कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। वेब 2 में जैसे मैंने बोला है ना, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं गूगल जैसे, फेसबुक जैसे, जो इंटरमीडियरी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का आसान लफ्जों में मतलब यही है कि यही सेंट्रल प्लेटफॉर्म्स जिनका आपको अप्रूवल चाहिए, जिनका आपको कंसेंट चाहिए अपने डाटा में कोई भी चेंजेस करने के लिए, यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, अपनी ट्रांजेक्शन करने के लिए, वो सारा का सारा काम खत्म हो जाता है और आप अगेन वही बात आ जाती है, सोल ओनर बन जाते हो, सारी पावर आपके पास है, ऑल ऑफ द पावर रिजाइड्स विद यू, कि हाउ यू डील विद योर डाटा। मतलब कि आसान लफ्जों में कोई भी और बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी और बंदा जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता आपके डिसीजन के साथ, कोई और बंदा क्या, कोई और फर्म, कोई और बड़ा बिजनेस, कोई भी और मिडिल मैन जिसको आप इंटरमीडियरी कहते हो, या कोई भी बड़ा सा सेंट्रलाइज्ड सा प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आप किसी और पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी बंदे पे, किसी मिडिल मैन पे डिपेंडेंट नहीं हो, यू मेक योर ओन डिसीजंस। फिर आ जाती है कि यूजर्स के पास अपनी डाटा की ओनरशिप है, एज इट इज वेरी क्लियर कि ओपन सोर्स होती है, आपका डाटा है, आपके पास है, आपकी मर्जी है कब आप इसमें चेंजेस करें, कौन सा डाटा आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कौन सा डाटा आप नहीं शेयर करना चाहते, सब आपकी मर्जी है। तो ये एक ही बेसिकली छोटी सी बात है जो कि मैं बार बार प्रिसाइसली रिपीट करती रही हूँ, करती रही हूँ, करती रही हूँ, और ये जो मैंने आपको लेमैन टर्म्स में समझा दिया था ना, वो वही सारी बातें थी जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, ओपन सोर्स क्या है, ओनरशिप क्या है।
वही वाली सारी चीजें हैं जिनको हमने लेमैन टर्म्स में शुरू में एक्सप्लेन कर लिया, बट ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपने साथ वेब3 को डिस्क्राइब करते हुए यूज जरूर करते हो। ये वर्ड्स आपको जहां पे भी आप वेब3 सर्च करोगे ये वर्ड्स आपको नजर आ जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन भी बता दिया, ओनरशिप भी बता दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना वो बेसिकली बेसिस है वेब3 की। जैसे हमने बोला ना कि वेब3 को एक्सप्लेन करते हुए आपके पास डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे कि मतलब जो आपको पता होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन जैसी, ओपन सोर्स जैसी। तो ब्लॉकचेन भी उन्हीं टर्म्स में से एक है, बट वो सबसे फोरमोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बेसिस है ये ऑफ वेब3। अब ये बेसिस कैसे है? ये बेसिस ऐसे है, और है क्या ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये फाउंडेशन है वेब3 की। अगर ब्लॉकचेन नहीं होगा तो वेब3 होगा ही नहीं। टू बी प्रिसाइज, ये एक आप लोगों को अकाउंट्स अगर किसी ने पढ़ा हुआ पढ़ा नहीं भी है ना, तो भी आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में डिफरेंट जैसे लेजर्स होते हैं जिसमें आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हो। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ना सेम टू सेम यही चीज होती है कि एक लेजर होता है जिसमें आप सारा का सारा अपना डेटा, अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन, सब इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हो। बस फर्क इतना होता है कि ये वैसे लेजर नहीं होता, ये एक डिजिटल लेजर होता है जो ऑनलाइन बेसिस पे काम कर रहा होता है, मतलब कंप्यूटराइज सारा कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो सब कुछ ही कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। अब कौन पेपर पेंसिल पे काम कर रहा होता है? ठीक है, तो ये वही वाला सीन है। बट एक जो सीन है जिस वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द बेसिस ऑफ वेब3 इज कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो लेजर अकाउंट होता है ना उसमें डेटा और इंफॉर्मेशन को एक सिक्योर वे में रिकॉर्ड नहीं करता। सिर्फ ये नहीं होता कि जब आप अपना डेटा रिकॉर्ड कर लेते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू लेजर में तो आपका डेटा बहुत सिक्योर्ड है। एक और बात जो होती है वो ये होती है कि ये लेजर अकाउंट शेयर्ड होता है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वर्ड आप सुन रहे हो, तो इसमें अगर आप ब्लॉकचेन पे फोकस करो तो जो फर्स्ट हाफ है ब्लॉक, उसका तो मतलब पता है कि छोटे छोटे पीसेस हैं। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ छोटे से मिनी ब्लॉक्स जिसमें आप इंफॉर्मेशन सारी की सारी अपनी फीड कर देते हो, सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड होती है। एंड चेंज ऐसा कि सजेस्ट कर रहा होता है कि डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं हैविंग ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे डेटा से भरे हुए ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब ये जो एक पूरी की चेन सी बन गई है, एक सीरीज बन गई है इतने सारे ब्लॉक्स की जिनके अंदर डेटा ही डेटा है, और इस इन ब्लॉक्स में सारी के सारी आपकी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन और इंटरेक्शन रिकॉर्डेड हैं। तो ये जो ब्लॉक चेन है ना ये बेसिकली कोई एक बंदे के पास नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ मेरा डेटा जो है वो एक ब्लॉकचेन में रिकॉर्डेड है और सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। मेरी अगर कोई बिजनेस फर्म है फर्ज करो, ठीक है, तो उसमें जिस जिस को मैं चाहती हूँ ना कि एक्सेस मिले डेटा का मेरे, ठीक है, मतलब मेरे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन और डिटेल्स मेरे जिस जिस एम्प्लॉय को मैं चाहती हूँ मिले, मैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक्सेस उन लोगों को दे दूंगी। तो इट्स नेवर लाइक दिस कि जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो किसी एक स्पेसिफिक बंदे के पास है, ये डिफरेंट लोगों के साथ शेयर होती है। मतलब मेरे बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने अपने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं मैंने अपने सारे इंप्लॉयज के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये लेजर जो है ना वो एक शेयर्ड लेजर है। इससे इंफॉर्मेशन ऐसे सिक्योर वे में रिकॉर्डेड होती है कि अगर फर्ज करो कि कोई डेटा के साथ टैंपर कर भी रहा है ना, कोई डेटा के साथ छेड़खानी कर रहा है, कुछ अमेंडमेंट्स कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है बगैर बताए, कोई इलीगल काम हो रहा है जिससे मेरे बिजनेस को हार्म हो सकता है और समथिंग लाइक दैट, मेरी नजर से ओवरलुक हो गया है कि ओ ये किसी ने डेटा में चेंजेस किए हुए हैं, तो भी जब ये डेटा, जब ये लेजर इतने लोगों के साथ शेयर हुआ है ना और सारे लोग उसके ऊपर चेक रख ही रहे हैं, तो किसी एक ना एक की नजर से तो गुजर ही जाएगा कि ओ ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या ये किसी ने चेंजेस किए हुए हैं, टैंपर किया हुआ है, डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की हुई है। और जब वो पता चल जाता है तो इसलिए अगला बंदा भी ऐसी हरकत करने की कोशिश ही नहीं करता इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अगर कर भी ले तो हम लोग जितना भी डेंजर है, रिस्क है ऑफ योर डेटा बीइंग मैनिपुलेटेड या डेटा लीक होने का, ब्रीच होने का जो डर होता है ना वो बच जाता है। ये हो गई हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में तो आपने अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि हम लोग बेनिफिट्स ऑफ वेब3 की जब बात करेंगे ना तो इसमें हम लोग जितनी भी बात करेंगे वो यही करेंगे कि
Web3 के क्या बेनिफिट्स हैं, बट वो सारे के सारे बेस्ड किस पे होंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। जैसे एक बेनिफिट है डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरा है डिसइंटरमीडिएशन एंड कॉस्ट रिडक्शन। अगर मैं इन दोनों का आपको एक्सप्लेन करूँ ना एक एग्जांपल से, तो डिसेंट्रलाइजेशन का तो मतलब पता है कि थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। डिसइंटरमीडिएशन का भी सेम ही मतलब है कि बेसिकली सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं होंगी, यू आर इंडिपेंडेंट। आप किसी और सेंट्रल पार्टी पे, किसी मिडल मैन पे रिलाई नहीं कर रहे कि आपके डेटा के लिए कि वो कोई डेटा में चेंजेस के लिए अप्रूवल देगा, कंसेंट देगा, तो हमारा कोई काम हो सकेगा। आप किसी पे रिलाई नहीं कर रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन और डिसइंटरमीडिएशन का मतलब ये हो गया है। लेकिन इससे कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो रही है, उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देने लगी थी। वो ऐसे हो रही है कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग नॉर्मली किसी एटीएम जाते हैं कोई ट्रांजेक्शन करने, जैसे मैंने अपनी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। जब मैं एटीएम जाती हूँ पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो वहां पे ये होता है कि जिस भी बैंक के मैं एटीएम में जाती हूँ, फर्ज करें मेरा अपना जो बैंक अकाउंट है वो यूबीएल का है, लेकिन मेरी नियरेस्ट विसिनिटी में जो है वो एलाइड बैंक है, ठीक है। तो जब मैं एलाइड बैंक के एटीएम में जाती हूँ ना, तो वहां पे एलाइड बैंक एज अ होल जो है वो, क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक मिडल मैन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट पार्टी हो गई, ठीक है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगी और अपनी दोस्त को पैसे भेज रही होंगी ना, तो कुछ मेरी अकाउंट में से अमाउंट फर्दर डिडक्ट होगी, जो कि उस सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, इन दिस केस एलाइड बैंक को मिलेगी, ठीक है। तो मेरे पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेब3 ने इंट्रोड्यूस किया है। इस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाता है कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, तो क्या होता है कि मैंने घर बैठे बैठे ऐप डाउनलोड की हुई है, मैं इजीली जो है ना डायरेक्टली अपनी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करती हूँ, और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इस वक्त, जैसे बैंक इन द एग्जाम्पल आई प्रोवाइडेड, इन्वॉल्व नहीं होगी। जब वो बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है और मैं जाके पैसे ट्रांसफर कर ही नहीं रही, तो मेरी कॉस्ट जो बैंक को देनी थी ना, मतलब क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और एक मिडिल मैन के तौर पे वर्क कर रहा है, तो वो कॉस्ट नहीं डिडक्ट होती है, क्योंकि मैं घर बैठे बैठे डिजिटली अपनी डिजिटल आइडेंटिटी के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। सेंट्रल पार्टी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, मैं किसी पे डिपेंडेंट और रिलाई कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि एक तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, आपका ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है, और एक आपको ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आप विदाउट द डाउट के कोई आपका आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपके पैसे डिडक्ट एक्स्ट्रा होंगे, इस तरह की चीजें होंगी, वो वाला आपके पास फियर नहीं रहता, डाउट नहीं रहता। आप खुले आम बहुत इजीली, कन्वीनियंटली, कंफर्टेबल फील करके अपने पैसे बचा भी सकते हो और इजीली अपना काम भी कर सकते हो। और ऑन दी अदर हैंड आपका टाइम भी तो सेव हो रहा है, आपको जाना नहीं पड़ रहा चल के कहीं एटीएम की, ठीक है। तो वो भी एक हो जाता है। थर्डली, कोलैबोरेटिव एंड ओपन इनोवेशन। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मतलब है कि जब दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं है, आपको किसी के कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है कोई भी काम करने के लिए, तो आप जो है इजिली दूसरे जैसे डेवलपर्स हैं या दूसरे जो रिसर्चर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, उनको रीच आउट कर सकते हो अपनी मर्जी से एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू वांट। आप उनके साथ रीच आउट करके अपने कोई भी आइडियाज डिस्कस करके किसी भी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करके इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किसी इंटरफेरेंस के बगैर, किसी को पे किए बगैर, किसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म के इन्वॉल्व हुए बगैर मजे से अपनी बातचीत करके कर सकते हो, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंपनी को नहीं, एक बिजनेस को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को होता है। थर्डली हो गया। फोर्थली जो है वो डिजिटल आइडेंटिटी एंड ट्रस्ट आ जाता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि वेब3 की वजह से हम लोगों को जो काम पहले जाके करने होते थे नादरा के ऑफिस, वो हमें नहीं करने पड़ते, क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे हम लोगों को पहले अगर अपने कोई डॉक्यूमेंट्स की, किसी डाटा की वेरिफिकेशन करनी है, कोई बायोमेट्रिक करवाना पड़ता था, तो हम लोग जाते थे नादरा के ऑफिस या इस तरह किसी जगह पे, वहां पे जाके घंटों लाइन में खड़े होने के बाद, वेट करने के बाद हम लोग का एक डिजायर्ड काम होता था। बट वेब3 ने हमें विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी आइडेंटिटी थेफ्ट, हम लोगों को डिजिटल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके थ्रू हम इजिली ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करके अपनी सारी की सारी वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की, अपने डाटा की, अपना बायोमेट्रिक, जो भी इस तरह के काम करने हैं हम घर बैठे बैठे डिजिटली कर सकते हैं। और अपनी आइडेंटिटी का थेफ्ट का डर भी नहीं होगा कि हमारी आइडेंटिटी कोई मिसयूज कर ले, या हमारी आइडेंटिटी गलत जगहों पे यूज हो रही है, गलत कामों में यूज हो रही है, या
कोई और यूज कर रहा है, इस तरह का डर भी नहीं रहता, क्योंकि आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी आपकी बहुत सिक्योर वे में होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड आप उसको इजीली किसी भी टाइम पे वेरीफाई कर सकते हो। फिर इम्यूटेबल एंड ऑडिटेबल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। इसका भी बहुत सिंपल यही मतलब है। इसका ये वर्ड वही बात है, बड़ी फैंसी सा यूज हुआ हुआ है, बट मतलब यही है इम्यूटेबल एंड ऑडिटेबल रिकॉर्ड्स का, कि Web3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज जैसे हम लोगों को एक बहुत ज्यादा ओपन, यूजर फ्रेंडली, यूजर सेंट्रिक, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और बहुत कन्वीनियंट सा जैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो ही है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक शेयर्ड लेजर होता है जिसमें डाटा ब्रीच होने का, डाटा मैनिपुलेट होने का कोई डर नहीं होता, ठीक है। डाटा बहुत सिक्योर वे में, ट्रांसपेरेंट वे में रिकॉर्डेड होता है। इसी को कहते हैं कि डाटा जो है वो इम्यूटेबल है, जब वो सिक्योर वे में रिकॉर्डेड है। अगर आपको किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में ये शक हो रहा है कि नहीं मेरे डाटा में कोई गड़बड़ है, किसी ने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, कुछ तो सीन है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपने क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, जब आप Web3 यूज करो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो आपने ऑटोमेटिकली यूज की है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो ही Web3 की फाउंडेशन है ना। तो जब आप Web3 यूज कर रहे हो, आपको शक है कि आपका डाटा कोई चेंज कर रहा है, कोई जो है बेसिकली टैंपर कर रहा है आपके डाटा के साथ, तो आप उसको इजीली किसी भी टाइम पे ऑडिट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो, मतलब अपना डाटा एक तरह से डबल चेक कर सकते हो, ठीक है। इजी हो जाता है काम इस तरह का। ये Web3 जो है, इस तरह की चीजें बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस में, डिफरेंट कामों में इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो हम लोग वोटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। वोटिंग सिस्टम में ना सबको ये चाहिए होता है कि उनकी जो क्या कहते हैं वोट्स हैं, वो उनके साथ कोई छेड़खानी ना हो, वोट की काउंटिंग सही हो, ठीक है। ये ना हो कि किसी के वोट ज्यादा हैं और वो कम करके बता दिए जाएं, काउंट ना किए जाएं, गायब कर दिए जाएं। उस केस में हमारे पास Web3 बहुत बेनिफिशियल होगा। इसलिए होगा क्योंकि इजिली सारा का सारा डाटा अबाउट द वोट्स, कि किसके पास, किस पार्टी के कितने वोट्स हैं, क्या सारा सिस्टम चल रहा है, कितनी काउंटिंग हुई है वोट्स की, कितने अनकाउंटेड रह गए हैं, काउंट होने हैं, टोटल जितना भी सारा का सारा लेजर में जो है ना Web3 के थ्रू रिकॉर्ड हो जाएगा। और वो किसी टाइम पे भी अगर कोई क्वेश्चन करता है कि नहीं गलत काउंटिंग हुई है या चीटिंग हुई है, तो इजिली वेरीफाई हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, NFTs। इसका आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। NFTs जो है ना वो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। ये क्या होते हैं एग्जैक्टली ये बेसिकली ओनरशिप शो करते हैं डेटा की, आपके डिजिटल एसेट की। यानी कि कोई भी आपका डेटा है, कोई भी आपके पास डिजिटल इंफॉर्मेशन है जो आपने बेसिकली ऑनलाइन डिजिटली रिकॉर्ड की हुई है, सेव की हुई है, उसकी ओनरशिप शो करता है। आसान टोकन होता है। आसान वर्ड्स में मैं अगर बताऊं कैसे होता है वो, जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा नॉर्मली के जब आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो जो आपकी है, ठीक है, आपने खरीदी है, तो उसका आपको टोकन मिलता है। वो टोकन क्यों होता है? क्योंकि वो यही शो कर रहा होता है कि गाड़ी सोलली आपकी है, आप इसके ओनर हो। NFTs भी ना इसी तरह से डिजिटली जितना भी आपका रिकॉर्डेड डाटा है, सेव्ड डाटा है, उसकी ओनरशिप वेरीफाई करता है। जब आपके पास NFT है किसी डाटा के लिए, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि वो आपका डाटा है, ठीक है। वो इससे क्या होता है कि बेसिकली कॉपीराइट्स वाला इसके साथ लिंक्ड होता है। वो ऐसे होता है कि जैसे हम लोग एग्जांपल ले लो, हम लोग कोई भी गाना सुन रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं या कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, फर्ज करें, ठीक है, तो वो मूवी जिसकी ओरिजिनली है या कोई गाना जो ओरिजिनली किसी का है, वो उसके पास ना, उस बंदे के पास उस मूवी के लिए या गाने के लिए उसका टोकन होगा, NFT होगा, ठीक है। फिर अगर आप कोई कोई भी यूट्यूबर जैसे फर्ज करो वो गाना अपनी व्लॉग में डालना चाह रहा है या अपनी किसी भी कंटेंट के पीछे डालना चाह रहा है, तो उसके पास कॉपीराइट का क्लेम होना चाहिए, वरना उसके ऊपर कॉपीराइट का ब्लेम लग जाता है कि नहीं ये तो कॉपीराइट है, ये तो इसका ओरिजिनल डाटा है ही नहीं, क्योंकि उसके पास टोकन नहीं होता और उसने अप्रूव नहीं करवाया होता कि मैं इसको यूज करूंगा और साथ में क्रेडिट भी दूंगा कि ओरिजिनली ये गाना या मूवी किसकी है। तो NFT बेसिकली आपको ओनरशिप शो कर रहा होता है आपके डेटा की। तो ये बहुत सारे ढेर सारे बेनिफिट्स थे हमारे Web3 के, एंड आई होप अब आप लोगों के माइंड में बहुत एक क्लियर सी इमेज बन गई होगी कि Web3 क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, Web3 के क्या क्या फायदे हैं और Web3 क्यों रूल कर रहा है पूरी की पूरी दुनिया पे। तो आप लोग इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? ये तो मैंने थोड़ी सी आप लोगों को बातें बताई हैं, बट बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी गाइडेंस फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अवेट्स यू, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी जाएं और साइन अप करें, रजिस्टर करें। हमारे फ्री कोर्सेज भी हैं और पेड कोर्सेज भी हैं शोभी 10x जो प्रोवाइड कर रहा है। बट
वो कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव नहीं है, जितनी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जितना वो आपको कंटेंट बता रहे हैं, उसके मुकाबले में उनकी प्राइस कुछ भी नहीं है। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे आप लोगों को कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। हमारी सेल चल रही है, 1000 रुपीज का कोर्स है, एंड जैसा कि मैंने कहा फ्री कोर्स भी है, क्योंकि एक कोर्स तो ऐसा है जो कि सिर्फ 0 रुपीज का है, और इसके साथ में आपको ई सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आके गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कोई आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं है कि आपने रोज का रोज क्लास भी लेनी है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आप लोग अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से, एट योर ओन पेस मजे से अपने लेक्चर्स लेके इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन गेन कर सकते हैं, और अपनी करियर को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं। एंड अगर आपका करियर ऑलरेडी स्टार्टेड है और उसमें आपको लग रहा है कि आपने और इम्प्रूव करना है, तो आप उसमें भी बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, एंड बहुत इजीली अपनी इनकम को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? जल्दी से जल्दी जाएं और रजिस्टर करें शोभी 10x में, एंड डू परचेज आवर कोर्सेज। थैंक यू।